हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, जो आपका थर्ड वीडियो होगी है फिलहाल। जो टर्म 1 का जो हम पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स में, ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज आ चुकी हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया है, कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया। फिर उसके बाद हमारी वीडियो आई दूसरी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टॉर्क, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। जिसने भी वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं उनको आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और उन जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम आपके सारी वीडियोस को उस प्लेलिस्ट में डालेंगे, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वो दोनों वीडियो मैंने उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं और यारी वीडियो भी मैं उसी में कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। एमसीक्यू बेस्ड इसके बाद पेपर आने वाला है आपका, तो एमसीक्यू बेस्ड हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर बाकी आप उस हिसाब से अपने एमसीक्यूज को तैयार करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज गॉस लॉ। आखिरकार गॉस लॉ होता क्या है। ठीक है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं उसे हम जानेंगे कि गॉस लॉ होता है क्या है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स लिंक विथ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एप्सिलॉन नॉट, हम इसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है वैसे ये। ठीक है, टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, यानी कि क्लोज्ड सरफेस मान लिया जैसे ये बॉक्स है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स लिंक है। ठीक है, उसे ये देखो टोटल फ्लक्स लिंक जो है क्लोज सरफेस, यानी कि इस क्लोज सरफेस में कितना जो फ्लक्स लिंक है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा जितना इसमें चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो EDS, यहाँ पर EDS और DA दोनों एक ही चीज़ है। DS यानी सरफेस एरिया और DA भी एरिया होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। Q होता है चार्ज, यानी कि इस पूरे बॉक्स में जो चार्ज लग रहा है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स जो होगा वही हमारा फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक सी चीज है। तो हमारे इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब ऑफ HA। हमने माना कि जो ये क्यूब है इसकी जो साइड है, एक साइड वो कितनी है, हमने माना कि इसकी जो साइड है वो है A। ठीक है, A इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, A साइड हो गई यहाँ पर। तो जब हमने माना कि इसकी जो लेंथ है वो A है और द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस इज Q/6, यानी कि उसके बाद हमने देखा कि इसके ईच सरफेस, यानी कि याली या फिर हर सरफेस में जो Q के बाद 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस के हर सरफेस में कितना फ्लक्स लग रहा है उसे हम जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो Q तो चार्ज है बाई 6 एप्सिलॉन नॉट करेंगे, क्योंकि 6 सरफेस है और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिव फ्री स्पेस होता है। ये सभी चीजें हमने वहां पर पढ़ी हैं। एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है चार्ज का, तो वही चीज हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q। ठीक है, ये हमारा बेसिक गॉस लॉ है जो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ पर से द टोटल फ्लक्स विद द क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। और उसके बाद ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपसे ये भी कह सकता है जब किसी का चार्ज बढ़ेगा, किसी पार्टिकल पे चार्ज बढ़ेगा तो उसके फ्लक्स पे क्या डिपेंड बढ़ेगा, तो आप कहेंगे कि जितना चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज ऊपर को बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे चार्ज घटेगा, ये बेसिक सी चीजें हैं, वैसे भी हमारा क्या घटेगा, फ्लक्स घटेगा। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। पढ़ा गॉस लॉ, अब हम गॉस लॉ के फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। गॉस लॉ फॉर्मूला, एज पर द गॉस थ्योरम द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल फ्लक्स इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि जैसे हमने वो पढ़ा था कि जो टोटल चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, यानी कि फ्लक्स बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ेगा, चार्ज घटा तो फ्लक्स घटेगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, देयरफॉर इफ ये फाई होता है, इसको हम फाई कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फाई होता है, ये फाई का टर्म होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, फाई होता है और इसको हम बड़े से में बना देते हैं, ये थोड़ा सा डिजाइन गलत बन गया, इस टाइप का होता है फाई। ठीक है, ये अगर हम कहें कि ये, ठीक है, फाई इज टोटल फ्लक्स, अगर ये हमारा टोटल फ्लक्स है ये, तो एंड एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q इंक्लोज्ड बाय द सरफेस इज, तो वहां पर जो टोटल जो चार्ज जनरेट करेगा वो सरफेस, वो होगा हमारा फाइव, ये चार्ज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एक सरफेस है जिसपे हमारा एप्सिलॉन 5 चार्ज लगेगा, तो वहां पर जो टोटल चार्ज लगेगा वो लगेगा एप्सिलॉन नॉट और 5। ठीक है, और जो गॉस लॉ का फॉर्मूला बनेगा, फिर यहाँ से जो 5 है, गॉस लॉ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 5 निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा कितना, क्यू यानी कि चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने जो 5 यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था उसको हमने क्यू के साथ भेज दिया। ठीक है, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो यहाँ पर बन गया। ठीक है, जहाँ पर हम जानते हैं कि जो क्यू होता है टोटल चार्ज होता है और एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर से आप ये का मेन फॉर्मूला है, ये भी देख सकते हैं। अगला है द गॉस थ्योरम। गॉस लॉ पढ़ लिया हमने, गॉस
फॉर्मूला भी पढ़ लिया, गॉस फॉर्मूला को भी समझ लिया। अब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे कि वो फॉर्मूला आया कैसे और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, इस सभी चीज़ों को हम गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज। हमने अभी तक पढ़ते आ रहे, आप कहोगे कितनी बार पढ़ा रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। चार्ज बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, चार्ज घटा तो फ्लक्स घटा। ठीक है, बेसिक सी चीज। फिर इन सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि जो गॉस लॉ है रिलेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि फ्लक्स यानी कि उसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहेंगी उससे रिलेट करता है। ठीक है, टू द चार्जेस विद इन द क्लोज सरफेस, यानी कि एक क्लोज सरफेस के अंदर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही होंगी उस चार्ज में, उसे ये क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम का सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। ऐसा कहना चाह रहा है इफ देयर आर नो चार्जेस इंक्लूडेड बाय सरफेस देन द नेट फ्लक्स रिमेन जीरो। तो सीधी सी बात है, मैंने आपसे यही कहा है कि जितना चार्ज बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा, जितना चार्ज घटेगा उतना फ्लक्स घटेगा। अगर उसमें चार्ज ही नहीं है तो क्या होगा, फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि जब एक क्लोज्ड सरफेस है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो तब आपका फ्लक्स क्या होगा, तब आपका फाई यानी कि फ्लक्स क्या होगा, तब आप कह दोगे तब हमारा फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा तब हमारा फ्लक्स क्या होगा, जीरो। बिल्कुल। अब आगे देखो, इसमें लिखा है कि दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग द सरफेस इक्वल टू द फील्ड लाइन्स लीविंग द सरफेस, यानी कि तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होंगी जब फ्लक्स जीरो होगा तो जितनी आ रही होंगी उतनी ही चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज तो है नहीं, तो जितनी आएंगी उतनी चली जाएंगी। ठीक हो गया। तो नोट क्या है उसका, द गॉस लॉ इज ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो गॉस लॉ है वो कूलम्ब्स लॉ का ही एक रीस्टेटमेंट है। ठीक है, इफ यू अप्लाई द गॉस थ्योरम टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस यू विल गेट बैक कूलम्ब्स लॉ इजीली। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर आप जो गॉस थ्योरम है उसको एक पॉइंट चार्ज पे लगाओगे एक स्फीयर में तो आपको कूलम्ब्स लॉ ही मिल जाएगा, कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आपका पेपर में ये भी आ सकता है कि जब फ्लक्स जीरो होता है तब गॉस लॉ किसकी तरीके से काम कर सकता है, तो आप कह सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। और जितना जब चार्ज ही नहीं होगा तब दो क्या होगा, फ्लक्स जीरो का। दो टाइप के क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इसके जो गॉस थ्योरम थी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे वो पढ़ते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ क्या है भाई, हमारे एप्लीकेशन है इन द केस ऑफ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, जब हमारा रेडियस आर है और इससे एक्सिस डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, तो हमारा जो ई होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस टाइप का देगा 1/4 QX अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, और ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है ड्यू टू इक्वेटोरियल रीजन, जो हमने आपका इलेक्ट्रिक डेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में, जहाँ पर एट द सेंटर एक्स जीरो होगा और ई भी जीरो होगा। ठीक है, यानी कि एक्स जीरो हो जाएगा तो हमारा ये देखो, ये अगर ये वाला एक्स जीरो हो जाता है, ठीक है, पतले से देखते हैं हम इसको अच्छे से। अगर आपका ये देखो यहाँ पर जो ये x है, ये x वाला नंबर है, अगर ये जीरो जाता है तो इसके साथ तो ये बाकी सारे नंबर मल्टीप्लाई में है, यानी कि मल्टीप्लाई में है ये सारे। तो जब हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, जो हमारा अगर जो x जीरो होगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है x पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा x पे। ठीक हो गया। अगला है इन केस ऑफ इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, यानी कि जब इन्फिनाइट चार्ज होगा मतलब बढ़ते जा रहा है तब क्या होगा, डिस्टेंस r तक, तो हमारा चार्ज इस टाइप का होगा λ/2πε0r, जहाँ पर लैम्डा क्या होगा, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी जो सरफेस में लग रही होगी। थर्ड है द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा। इसको जो आधा नौ टाइप का बना होता है, हिंदी का अक्षर होता है नौ, नौ से नल, तो आधा नौ टाइप का बना होता है जो उसे हम कहते हैं क्या, सिग्मा/2ε0, जहाँ पर k मल्टीप्लाई में होता है और वहाँ पर जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, जब इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज होगी तब वहाँ पर लैम्डा होगा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के आसपास ही होगी वो प्लेन शीट, तो हमारा जो सिग्मा लगेगा वहाँ पर जो सिग्मा होगा वो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, और लास्ट में है कि जब इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज कंडक्टर इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब डायरेक्टली इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में उस चार्ज को डाला होगा तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से जो ई एयर हो जाएगा वो होगा σ/ε0, यानी कि जो के है वो हमारा यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अगला है द फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कंडेंसर इज इक्वल टू σ/ε0 वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये चीजें हमारी आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि ये 5 पॉइंट जो हैं इस 5 पॉइंट पे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, ये पहले वाले पे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड में पूछ सकता है कि जब इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज होता है वहां पर हमारा लैम्डा टर्म यूज आता है, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं हर पॉइंट के। पहला पॉइंट बनेगा कि जब इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज होता है तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर ये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वाला।
और ये पूछ सकता है कि वहाँ पर जो लैम्डा टर्म है उसको दे देगा फॉर्मूला, फिर उसके बाद पूछ लेगा कि जो लैम्डा टर्म होता है वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, तो आप कह दोगे उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। और सेम चीज़ है, जब इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट में होगी नियर द चार्ज, तब चार्ज क्या होगा, तब आप ये बोल दोगे ये होगा। और उसमें ये भी पूछ सकता है कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा तब आपका क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जब पूछेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। और जब कहेगा कि टू पैरेलल प्लेट्स के कंडेंसर के बीच में है, तब आपका E इज इक्वल टू सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा। ठीक है, और सिग्मा यहाँ पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये याद आपको रखना है। हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन की पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट वायर, यानी कि एक जब बहुत सारी लंबी तार होगी उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उस इन्फिनिट वायर में, तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, एक डायग्राम है, इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ठीक है, जिसका जो एक सरफेस एरिया है डी ए, जो हमने मान रखा है यहाँ पर, कंसिडर इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, तो हमने मान रखा है लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, ये बीच में जो डंडा जा रहा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हैं सारे। ठीक है, पर यूनिट लेंथ बीइंग लैम्डा, और उसकी जो पर यूनिट लेंथ होगी वो लैम्डा होगी। वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिलेंड्रिकल सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन, सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनी हुई है। बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल पॉइंटेड रेडियली फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज, देयर इज नो पॉइंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, और जो ये सारे जो पॉइंट हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पर। वी कैन यूज अ सिलेंडर विथ एन आर्बिट्री रेडियस आर एंड लेंथ एल, हमने एक सिलेंडर लिया जिसकी रेडियस आर होगी, ये आर लेंथ, आर रेडियस और एल लेंथ है। ठीक है, और सेंटर्ड ऑन द लाइन ऑफ चार्ज, जो जिसका सेंटर जो होगा वो लाइन ऑफ चार्ज पे होगा। ठीक है, जिस एज अवर क्वेश्चन सरफेस, और जो हमारा पूरा सिलेंडर है ये हमारा क्वेश्चन सरफेस हो जाएगा। ठीक, और इसका लिखा है कि पहला पॉइंट जो पहले मुद्दे की बात आती है हमारी, ठीक है, जो हमको याद रखना है वो क्या है कि देखो, एज यू कैन सी इन द अबव डायग्राम द इलेक्ट्रिक डायग्राम इज परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो डायग्राम है इससे परपेंडिकुलर है, ये ऊपर को ई जा रहा है और ये हमारा सरफेस है, तो ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। तो यानी कि जब हमारा क्या कहेंगे, दस द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज जीरो, यानी कि जो एरिया वेक्टर लग रहा है, ये देखो ये भी ऊपर ही को लग रहा है, ये भी ऊपर ही को लग रहा है, और ये वाला भी ऊपर ही को लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो। तो जब हमारा कॉस जीरो रखेंगे तो एरिया वेक्टर जीरो है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि कॉस की जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज दिखा रखा है, तो कॉस जीरो 1 होता है। वैसे ही जब टॉप और बॉटम सरफेस में लगेगा, ये जो टॉप है और ये बॉटम सरफेस है, उसके बीच में जब सिलेंड्रिकल पैरेलल है आपस में, ये देखो ये और ये पैरेलल है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर के बीच में जो हमारा होगा, जो एरिया लगेगा, अब पहले तो इसमें एरिया ऊपर को लग रहा था, अब जब पैरेलल है तो एरिया हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉस थीटा आ जाएगा 90, यानी कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, जीरो। तो उस अकॉर्डिंग कॉस थीटा हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो दो कंडीशन याद करनी है कि जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल जीरो होगा, जिसकी वजह नहीं, जब परपेंडिकुलर हुआ क्या, जब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है दोनों परपेंडिकुलर होंगे क्वेश्चन सरफेस के, तो हमारा जो एंगल आएगा वो जीरो आएगा, जिसकी वजह से कॉस थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है वो दोनों एक दूसरे के, एक ऊपर को जा रहा है 90 डिग्री में सरफेस के, और एक सरफेस के पैरेलल में, तो तब हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, और यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस के अकॉर्डिंग ही होता है, यानी कि जब ये कर्व्ड सरफेस पे था तभी हमारा जो फ्लक्स आ रहा था 1 आ रहा था, वरना जीरो आ रहा था। तो यहाँ तक लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से होता है, तो वो होता है कर्व्ड सरफेस की वजह से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट वायर का जो हमारा फॉर्मूला था, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, तो जो आपका ये पूरा फॉर्मूला है आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से आया है। ठीक है, तो आपका एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चन बेस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम सीधे फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, तो E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, जहाँ पर लैम्डा क्या होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट कहता है परमिटिविटी फ्री स्पेस, पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, बाकी चीजें आप जानते हैं। ठीक है, तो E इक्वल टू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये आप याद रख लेना, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट वायर, यानी कि एक इन्फिनिट वायर में जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है वो होता है ये आपको याद रख लेना है कि यही आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है गॉस थ्योरम का। ठीक है, तो जो आपको पता है कि गॉस थ्योरम क्या होती है, जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के, यानी कि बीच में एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, लेकिन जो फ्लाई होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो उसी चीज को आपको डेरिवेशन करना है, जो ये डेल्टा ई रो बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है हमारा। ठीक है, यानी कि अगर आपका डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगी तो आप बता दोगे ये। ठीक है, ये डेल डॉट ई, ये डेल होता है यानी कि डिफरेंशिएशन वेक्टर होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड रो, यानी कि ये जो चार्ज डेंसिटी होगी रो, और एप्सिलॉन नॉट कहता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस पे जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, तो आपको दो चीजें याद रखनी है,
एक चीज़ तो ये याद रखो, डेल ई रो बाय एप्सिलॉन नॉट सीधे ये लिखने के लिए, या तो ये चीज़ आपको याद रख लो, ठीक है। तो डिफरेंशियल फॉर्म पूछता है तो आप इसको टिक कर लेंगे अपने जो एमसीक्यूज आएगा उसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, इनफिनाइट प्लेन शीट, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर जो इनफिनाइट फील्ड चार्ज लग रहा है वो एक वायर के, इनफिनाइट वायर के उससे लग रहा है, तो एक प्लेन शीट की वजह से भी तो लग सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनफिनाइट प्लेन शीट में जो चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा, ठीक है। हमने लेट अस कंसीडर, जो यहाँ पर भी थ्योरी लिखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो 4 फंडामेंटल फोर्स में एक होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी यूनिवर्सल फंडामेंटल फोर्स होते हैं, 4 नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो 4 फोर्स, उसमें से एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वही इसमें लगेगा, ठीक है। हमने मान लिया कि एक जो सीट है, थिन शीट ऑफ चार्ज है, जिसमें हमने एक बीच में गॉसियन सरफेस मानी है, ठीक है। और जो सीट होगी वो पूरी पॉजिटिवली चार्ज होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज देख रहे होंगे आप इसमें, ठीक है। और इसमें जो बीच है सरफेस में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो ये हमारा जो बीच में सिलेंड्रिकल शेप है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, और इसका जो यूनिफॉर्म जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा ए होगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी। अगर पेपर में क्वेश्चन भी बन सकता है कि यूनिफॉर्म प्लेन शीट जो होती है उसमें आपका चार्ज कौन सा होता है, तो वहाँ पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ठीक हो गया, तो आपको जो प्लेन शीट है उसमें आपको पता चला कि जो सारा चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। फिर आपने देखा कि जो क्लोज्ड सरफेस है उसमें जो नेट चार्ज लग रहा है वो कितना लग रहा है, Q इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए होता है एरिया क्रॉस सेक्शन सिग्मा, और क्यू मल्टीप्लाई सिग्मा ए, ठीक है। ये आपका टोटल चार्ज हो गया उस पर। अब यहाँ से आपने सब चीज़ें निकाली, तो आपका लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है। यहाँ पर एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो प्लेन के नॉर्मल है, यानी कि ये नॉर्मल है, उसके जो एन कैप होगा यहाँ पर इसी के क्या लग रहा है, वेक्टर है इसका नॉर्मल, ठीक है। और जो गोइंग अवे फ्रॉम इट, यानी कि जो इससे दूर जा रहा होगा, ठीक। अगर सिग्मा 0 से बड़ा होता है तो ये जो ई होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर को लग रहा होगा। अगर सिग्मा 0 से छोटा होता है, यानी कि जो सिग्मा जो होगा इलेक्ट्रिक 0 से छोटा होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है। सीधी सी बात है, सिग्मा अगर ई से बड़ा तो बाहर को लगेगा, सिग्मा अगर 0 से छोटा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा अंदर को लगेगा। ये दो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर सिग्मा छोटा है 0 से तो वो अंदर की तरफ बाहर लगेगा, और सिग्मा 0 से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को लगेगा। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट, सिंगल प्लेन शीट से बात करी। अब है ड्यू टू इनफिनिट प्लेन पैरेलल शीट। जब दो शीट आपस में पैरेलल हो जाती हैं तब क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसमें, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है सिग्मा 1, इसमें चार्ज डेंसिटी है, और इसमें भी बी है शीट है जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और सिग्मा 1 इसमें चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब E1 इसमें लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 इधर को लग रहा है। अब यहाँ पर E2 यहाँ से बाहर जा रहा है, E1 यहाँ से भी बाहर जा रहा है, E2 यहाँ से भी बाहर जा रहा है, और E1 यहाँ से भी बाहर जा रहा है। अगर आपको अभी थोड़ा सा रिमाइंड होगा, मैंने अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले बताया है आपको कि E1 E2 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कब लगता है, जब सिग्मा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर को लग रहा है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट चार्ज ए जो है वो E1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और E2 की वजह से सिग्मा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो हमने टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, दोनों को माइनस कर दिया, तो दोनों माइनस करके आ जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी, तो सिग्मा 1 हो जाएगा, और ये टोटल जो चार्ज होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू इनफिनिट प्लेन पैरेलल शीट्स, ये याद रखना पैरेलल शीट्स के, तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा ई, यानी कि तब हमारा हो जाता है 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप याद रख लेना। मेन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में आए रहते हैं, वो आता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई से डिनोट करते हैं, और जो उसमें कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई चार्ज, ठीक है। कितना यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा कि चार्ज इनफिनिट प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी होती है, वो इतनी होती है, अभी हमने निकाली है, ठीक है। और इनफिनिट प्लेन शीट चार्ज में जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह भी हमने सब चीजें अभी पढ़ी हुई हैं। और जो नेट फ्लक्स होता है क्वेश्चन सर्फेस में वो कितना होता है 2E मल्टीप्लाई ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E और ए होगा एरिया, तो 2EA। और जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वैसे वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, मैंने कोशिश की कि मैं आपको हर छोटी चीज़ डिटेल में समझाऊं ताकि आप पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पेपर में क्वेश्चन करने में ईजी हो, MCQs करने में ईजी हो। ठीक है, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।